हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भूगोल विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उन सवालों को सेलेक्ट किया है जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 2020 में, फिर 2022 में, फिर 2023 में ये सवाल रिपीट हुए हैं। मैं आपको ये दिखाना ये चाह रहा था कि कैसे सवाल रिपीट होते हैं और वही सवाल बार बार अलग अलग सेटों में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन सवालों को सभी को सेलेक्ट कर लिया है जो सवाल 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे 2024 में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो आपका भूगोल का जो है विषय का बुक सेकंड है, यानी भाग 2 जो है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करेंगे पहले कि कौन से जो है क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल पूछा गया है। पूछा है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है तो इसका जवाब सभी को पता होगा कि यूपी में जनसंख्या सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पूछा है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में सर्वाधिक है। बिहार में अगर 1 किलोमीटर की एरिया है तो यहाँ पे 1106 लोग जो है निवास करते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। ठीक है, अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर एरिया में जो है यहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो आप बिहार का आंकड़ा देख लो। ठीक है, ये बिहार का आंकड़ा हो गया जिसमें 1 किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश का देख लो जहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो अगर आपसे ज़्यादा पूछता है तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा और कम अगर पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर दोस्तों मान लो बिहार ना दिया है और इसके बाद पश्चिम बंगाल दिया है तो करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल का नंबर। ठीक है, पहले पे आता है बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 2011 की जनगणना पूछा है। अगर 2011 की बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 121 करोड़ जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार था भारत की। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें 102 लिखा हुआ है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है और 121 जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये दोनों आंकड़े ये तो गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, पहला और दूसरा आपको समझना है, जो इसका आंसर होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया है। अगला का सवाल यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्यटन नगर है। पर्यटन नगर वो नगर होता है जो किसी भी प्राकृतिक दृष्टि से जो है वो जो है लोगों को आकर्षित करता है, लोग वहाँ पे घूमने टहलने जाते हैं, उसे बोलते हैं पर्यटन नगर। तो यहाँ पे पर्यटन नगर में नैनीताल, देखिए आप सभी जानते हैं ये उत्तराखंड में पड़ता है और नैनीताल जो है घूमने लायक स्थान है। तो ये जो है पर्यटन नगर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। 2022 में, 2023 में ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बस एक बार आप रिपीट करते चलिए, आराम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले मैं दोस्तों आपको याद करा दूँ बोकारो शहर है कहाँ पे। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं ट्रिक थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप तरीके से याद कर लो और लंबे टाइम तक आप याद कर सको। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने मैं यहाँ पे एक कार खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक कार है। ठीक है, बस आप इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए एक कार है यहाँ पे। अब ये जो कार है, ठीक है, ये कार है, मालिक ने अपने जो है नौकर से कहा, मालिक ने अपने नौकर से कहा वो कार झाड़ दो, वो कार झाड़ दो। थोड़ा मिट्टी उट्टी लग गई है, जमा हो गया है मिट्टी, तो वो कार झाड़ दो। तो कह रहा है कि वो कार है, वो कार झाड़ दो। ठीक है, वो कार झाड़ दो। तो यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कार में क्या है, वो कारो हो जाएगा और झाड़ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा।
ठीक है, झारखंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है, वोकार झाड़ दो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बोकारो शहर कहाँ पे है, झारखंड में है। कभी कभी ये पूछ लेता है मैपिंग में, तो आपको ध्यान में रखना है बोकारो शहर कहाँ पे, झारखंड में है। अब ये किस चीज़ के लिए उद्योग जो है फेमस है, तो झारखंड में है ये, और झारखंड में लौह इस्पात के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे देखते हैं, सवाल अगला है। यहाँ पे अगर बात करें सवाल कब कब पूछा गया, तो आप ये भी देख लीजिए 2020 में, 2022 में सवाल पूछा गया है। मैंने उन्हीं सवालों को सेलेक्ट किया है जो रिपीट हुए हैं, आप यहाँ पे दे सकते हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है, तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर है, देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है, मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग के माध्यम से समझा दूं ताकि आप जो है इसे आसानी से याद कर सकें और रट्टा ना मारें, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो कुछ दिन के लिए आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ के याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो है मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक झील और पड़ता है जिसका नाम है राक्षस ताल। इस राक्षस ताल से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है यहाँ पे सतलज नदी, ठीक है। जो सतलज नदी है ये मानसरोवर झील से नदी निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी में जाके ये सतलज नदी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जो नदी है ये जाके यहाँ पे मिल जाती है, ये सतलज नदी है, ठीक है। अब दोस्तों सतलज नदी में एक नदी और आके मिलती है यहाँ पे ब्यास नदी, ठीक है, यहाँ पे मिलती है ब्यास नदी। और इसी ब्यास नदी से एक नहर निकाली गई है, यहाँ पे एक नहर निकाली गई है, नहर, इसी का नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो है सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी, और उसी ब्यास नदी से एक नहर निकाली गई है जहाँ पे संगम होता है सतलज और ब्यास का। उसी संगम से निकाला गया है एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं जो बुक फर्स्ट आपका है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ से सवाल कौन कौन पूछे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे बात करें 2022 में 2023 में पूछा गया है, ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, ये यहाँ पे बात पूछा गया है। नवनिश्चयवाद को जो है रुको और जाओ, रुको और जाओ भी कहा जाता है, रुको और जाओ, ठीक है। ये किसने दिया है, टेलर ने दिया है। किसने दिया है, टेलर और गिरफिट टेलर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुको और जाओ की जो संकल्पना या नवनिश्चयवाद की संकल्पना गिरफिट टेलर ने दिया है। आगे देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे है मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो यहाँ पे कौन सी संकल्पना है, संकल्पना का मतलब है विचार, थॉट। मानव भूगोल की ऐसी कौन सी थॉट है, कौन सी विचार है, कौन सी संकल्पना है जो प्रकृति की सर्वोच्चता में विकास करती है, मतलब प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी है वो क्या है, वो प्रकृति ही है, प्रकृति ही जो है सबको निर्माण करती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पर्यावरण निश्चयवाद है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण निश्चय जो वाद है यही जो है सर्वोच्चता में विश्वास करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है। और यहाँ पे जो नवनिश्चयवाद है ये देख लीजिए, अभी ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। संभववाद जो है ये अलग हो, जैसे मानव की शक्ति की प्रधानता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे ये भी सवाल देख लीजिए, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या के आकार के अनुसार पूछा है, 2020 में, 2023 में सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो है जनसंख्या आकार में यहाँ पे चीन दिया है, तो चीन सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बता दें 2023 में एक नया आंकड़ा जारी हुआ जिसमें भारत की आबादी सबसे ज़्यादा हो चुकी है, सबसे आगे हिंदुस्तानी, ठीक है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन हो चुका है, भारत हो चुका है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे आंकड़ा हम, क्योंकि ऑफिशियल जो सूचना है वो अभी नहीं है, पेपर वगैरह में जो है ये खबर आई हुई है, लेकिन ऑफिशियल सूचना जो है अभी नहीं है, तो इसलिए आप चीन को ही लगाएंगे। जनसंख्या आकार में जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है। बागाती फसल की बात करें 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है। बागाती फसल वो फसल होती है जो बागानों में की जाती है, जो व्यावसायिक पर्पज से जो है वो कृषि होती है। तो इसमें देखिए चना, गेहूं, रबड़, धान। तो इसमें चना, गेहूं, धान ये सब जो है कहीं न कहीं ये सब फसल नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ये रबड़ जो है बागाती फसल के अंतर्गत आता है और व्यवसाय के पर्पज से किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। तो उसमें 3 तो बागाती फसल होंगे, एक नहीं है, वही छाँटना है और उसे छाँट लेते हैं। से मक्का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर, कहवा, गन्ना ये सब बागाती फसल के अंतर्गत आते हैं। गन्ना भी बागाती फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मान लो इसकी जगह चाय दिया है तो चाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब चाय भी बागाती फसल के अंतर्गत आता है। इसमें मक्का जो है ये जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए यहाँ पे 2020 में 2022 में 2023 में पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ है, आप उस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो खट्टे जो रसदार फल हैं वो भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए लगभग जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ठीक है, इसमें जो है ये जो रेखा है इसी को रेखा को कहते हैं, ये 0 डिग्री इसी को कहते हैं भूमध्य सागर, और इसी भूमध्य सागर की जो रेखा है ये है भूमध्य सागरीय, ठीक है। और इसके जो आसपास जो क्षेत्र हैं अगर बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे ये ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है, ऊपर कर्क रेखा है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है और यहाँ पे जो कृषि होती है वो खट्टे रसदार फलों की जाती है। करेक्ट आंसर भूमध्य सागरीय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में 2023 में पूछा गया है। सवाल अगला देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सवाल है 2020 में 2022 में 2023 में 23 में 3 सेट में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पे AM लिखा हुआ है, ठीक है, फिर AN लिखा हुआ है, फिर AO लिखा हुआ है, 3 सेट में। तो इसी में यही सवाल पूछा है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया कौन नहीं है। प्राथमिक क्रिया, आखेट प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आखेट मतलब शिकार करना होता है। कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और खनन भी। विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को किसी भी दूसरे उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट करना, निर्माण करना, विनिर्माण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी से अगर मिट्टी से जो है कुम्हार कोई बर्तन बना दे, ठीक है, कोई मटका बना दे, कोई जो है गुल्लक वगैरह बना दे, कुछ भी बना दे, यानी मिट्टी से अगर मान लो मिट्टी से ईंट ही बन जाता है, मिट्टी से अगर ईंट बन जाता है, तो मिट्टी से जब ईंट बना तो दूसरे वस्तु में निर्माण हुआ। मिट्टी महंगा होता है कि ईंट महंगा होता है? आपका जवाब होगा ईंट महंगा होता है। तो किसी दूसरे वस्तु में निर्माण किया गया कि नहीं, मिट्टी को निर्माण किया गया है। तो जो निर्माण किया गया उसी को विनिर्माण कहा जाता है। और विनिर्माण आता है किसमें, उद्योग वाले में, और उद्योग किस में आता है, द्वितीयक क्रिया में आता है, ठीक है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा से भी संबंधित है। खेती, आखेट, व्यापार और बुनाई। ये सवाल 2022 में, 2020 में और 2023 में भी पूछा गया है। 23 में भी सवाल पूछा गया है। सवाल इसमें है कि तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आता है। देखिए, खेती करना प्राथमिक में आता है, आखेट करना प्राथमिक में आता है, व्यापार करना ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो बुनाई होता है ये उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी व्यापार में तृतीयक क्रिया हो जाएगा, और जो बुनाई है ये द्वितीयक क्रिया हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। आप इसे दे सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा या व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। आप वहां से इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।